गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी हो या पीएससी एग्जाम, सभी का डेट जो है वह चेंज हो गया है और आपके पास पर्याप्त समय है कि आप इस समय में एक अच्छे उत्तर लेखन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इस बार अपनी परीक्षा में यह दावा भी कर सकते हैं कि इस बार का जो एग्जाम है उस एग्जाम में एक सीट आपकी भी है। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य को देखते हुए हमने आप लोगों के लिए समाज शास्त्र उत्तर लेखन एक प्रोग्राम लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को 2010 से 2020 तक समाज शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक अच्छे तरीके से आप लोगों को उत्तर लेखन करा के आप लोगों की बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों, यह प्रोग्राम एक पेड प्रोग्राम है जिसकी फीस भी रखी गई है और बहुत ही कम फीस आप लोगों के लिए रखी गई है ताकि आप लोग सभी लोग इस प्रोग्राम को परचेज कर सके और अच्छी तैयारी कर सके। फीस जो है आपका 1199 रुपए रखा गया है। कितना? 1199 रुपए, राइट? कितना? 1199 रुपए आप लोगों का इस फीस का प्रोग्राम जो है उसकी फीस रखी गई है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए यह जो प्रोग्राम है, जो भी विद्यार्थी, आपका डेट आज है 29, आपका जो डेट है 30, ठीक है? 30 तारीख से आप लोगों को 9 तारीख तक जो भी एडमिशन लेता है उन सभी लोगों को 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, ठीक है? 1199 रुपए फीस है, लेकिन जो भी लोग 30 तारीख से 9 तारीख के बीच में एडमिशन लेते हैं उनका फीस जो है 10% डिस्काउंट के साथ वो दे सकते हैं, राइट? अब इस प्रोग्राम में आप लोगों को बेकायदे बताया जाएगा कि आप एक अच्छा और बेहतर उत्तर लेखन कैसे करें। अभी आप लोगों को मैं काफी कुछ चीजें बताऊंगा भी। दूसरी चीज, आप लोगों को 3 क्लासेस डेमो रहेंगे। 3 क्लासेस आप लोगों को डेमो दिया जाएगा, राइट? 3 क्लासेस आप लोगों को डेमो मिलेगा। कितने क्लासेस? 3 क्लासेस, राइट? 3 क्लासेस आप लोगों को डेमो दिया जाएगा, जिसमें आप लोग जो क्लास की गुणवत्ता है उसको पहचान सके। तो 3 क्लास आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है? फ्री है, उसके लिए कोई फीस नहीं है, राइट? आपका जो फीस है वह 1199 रुपए है, लेकिन 30 तारीख से 9 तारीख के बीच जो भी एडमिशन लेता है उसको 10% डिस्काउंट के साथ आप फीस दे सकते हैं। कितना? 10% डिस्काउंट, राइट? अब दोस्तों, अभी आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं कि एक बेहतर उत्तर लेखन आप कैसे करें, ताकि जब हम बेहतर उत्तर लेखन करते हैं तभी हमारी तैयारी पता चलती है कि हम रियल में तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम आपका एक चेक करने वाला एग्जाम है, जहां पर यह देखा जाता है कि आप मुख्य परीक्षा के लायक हैं या नहीं। अब दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका जो मेन एग्जाम है वह तो मुख्य परीक्षा है, और उस मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन अगर आपका बेहतर नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। यदि आपके अंदर अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने की क्षमता है
तो आपके लिए एसएससी एग्जाम है। लेकिन आपको अगर मुख्य परीक्षा एक लिखित परीक्षा है और उसमें अगर बेहतर उत्तर लेखन न हो तो आपको तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस उद्देश्य से आप लोगों के लिए यह प्रोग्राम लाया गया है कि ताकि आप अपने बेहतर तैयारी किस तरीके से कर सके, किस तरीका का उत्तर लेखन करें जहां पर आप अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। राइट दोस्तों, मुख्य परीक्षा में अब आपका मीडियम, अब किसी का मीडियम जो है वो हिंदी है और किसी का अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो मैं तो हिंदी माध्यम के लिए यह प्रोग्राम लाया हूं। दोस्तों हिंदी, आप लोग कहते हैं कि सर हिंदी तो आप लोग लिए भी है और दूसरी चीज ये कहते हैं कि बड़े कठिन शब्दावली है। तो दोस्तों आपको हिंदी के शब्दावली पर तो कमांड बनानी पड़ेगी। अगर आप हिंदी के शब्दावलियों पर अगर बेहतर पकड़ नहीं बनाते तो आप समझ लीजिए कि तैयारी कर ही नहीं रहे। तो इसलिए आप लोगों को हिंदी के शब्दावली पर बेहतर रूप से आपको एक बहुत मजबूती तरीके से तैयार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी हम आगे आप लोगों से और भी चर्चा करेंगे। राइट, अब दोस्तों मुख्य परीक्षा में अब आप लोग सोचते हो कि कैसे उत्तर लेखन करें। देखिए प्रशासक जो होते हैं, प्रशासक के अंदर कुछ क्वालिटी होती है। वो क्वालिटी क्या होती है? तो प्रशासक के लिए कुछ क्वालिटी होती है जिसमें आपका फर्स्ट क्वालिटी होती है कार्यकुशलता। ठीक है, क्या होता है? कार्यकुशलता। दूसरी चीज प्रभावशीलता, प्रभावशीलता। तीसरी चीज मितव्ययिता। ठीक है, मितव्ययिता। अब एक प्रशासक के अंदर कार्यकुशलता, कार्य करने की जो एक कौशल होता है वह उसके अंदर बेहतर तरीके से होना ही चाहिए। प्रभावशीलता, जो भी वह कार्य कर रहा है उसकी कितनी प्रभावशीलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस मितव्ययिता, अर्थात कि कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट। तो दोस्तों आपका जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न होते हैं उनका जवाब आपको सीमित शब्दों में देना रहता है। सीमित शब्दों में मुख्य परीक्षा में जो जवाब आपको देना है बहुत सीमित शब्दों में देना है। अब दोस्तों सीमित शब्दों में आप जवाब दोगे, प्रश्न तो ऐसे रहेंगे कि जिसका जवाब आप देते चले जाएंगे और उसकी सीमा ही नहीं है, आपके 1000-2000 शब्द खर्च हो जाएंगे लेकिन आपका चलता ही चला जाएगा। एक शब्द होता है प्रबंधन। ठीक है, जैसे आप लोग कभी शादी विवाह समारोह में जाते हो तो वहां पर देखते हो कि प्रबंधन की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना भी चाहेंगे उतना और ज्यादा कार्य बढ़ता ही जाएगा। लेकिन आप एक अगर अच्छे से प्रबंधन करते हैं उस शादी समारोह में तो कम रिसोर्सेज में आपकी सभी चीजें पूर्ति होती है। तो वही चीज यहां पर उत्तर लेखन में आपको देखना है। राइट, आप लोगों को वही चीज उत्तर लेखन में दिखाना है। अब जो मुख्य परीक्षा में जो जवाब आपको देने हैं 200 से 250 वर्ड में देने हैं। 200 से 250 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो आपके प्रशासक के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? कार्यकुशलता, प्रभावशीलता, मितव्ययिता। लोग कहते हैं कि जो आपके आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो लेबासना से होती है। तो दोस्तों ये भूल जाइए, आपके आईएएस की ट्रेनिंग जिस दिन आप अपने मन मस्तिष्क में आपने बना लिया है कि नहीं मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आप उसी दिन बहुत अच्छे तरीके से कार्य करना प्रारंभ करते हैं। जब आप उन चीजों को जो पढ़ रहे हैं उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में लाने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त आपकी जो कार्य करने की कार्यकुशलता है, प्रभावशीलता है, वह बढ़ने लगती है, तेजी से बढ़ने लगती है और आप ग्रो करने लगते हो और तेजी से आप अपने लक्ष्य के प्रति और ज्यादा समर्पित नजर आने लगते हैं। तो यह चीज आपको बहुत जरूरी है समझने की, बहुत जरूरी। यह एक आईएएस एग्जाम की जो एक मनोवैज्ञानिक प्रारूप है उसको हमें समझना होगा, तभी जाकर हम इस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर 200 से 250 शब्दों में आपको जवाब देना है। दोस्तों प्रश्न की संख्या रहती है लगभग 20, आपके प्रश्न की संख्या है लगभग 20। ठीक है,
अब जैसे मान लो कि जीएस की मैं बता रहा हूं 20, और जैसे आपके समाज शास्त्र में देखेंगे तो 5 प्रश्नों का जवाब देना रहता है और सभी प्रश्न में 4-4, 5-5 प्रश्न रहते हैं। तो मतलब कि आप 3 घंटे में आपको एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट का टाइम मिलेगा, 9 मिनट का। तो आपके अंदर अगर क्वालिटी मितव्ययिता का नहीं रही, कंजूस जिसको कहते हैं, कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावशालीता पूर्ण हमको जवाब देना है। तो ये आपके अंदर तभी आ सकता है जब आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे कि प्रश्न मैं कैसे लिखूं, कैसे उस प्रश्न को कई भागों में बांटकर हम उसका एक बेहतर तरीके से उत्तर लेखन कर सकूं। अभी सब बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो अब आप लोग यह समझ गए कि प्रशासक की जो क्वालिटी है वह आपको मुख्य परीक्षा में आपसे लिखवा कर जानना चाह रहा है कि क्या आप साक्षात्कार के लायक है कि नहीं। आपको पहली चीज तो सतही रूप से जो एक आपका ज्ञान है उसकी जानकारी प्रीलिम्स में ले ली गई, लेकिन आपके गहराई को जानने के लिए यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा का एग्जाम रखा और उस मुख्य परीक्षा से आपकी गहराई को जानेगा और इंटरव्यू के माध्यम से आपके जो प्रेजेंट कितना आप है, कितना आप एट वंस निर्णय लेने में आपके अंदर क्वालिटी है, वो चीज आपको इंटरव्यू के माध्यम से जाना जाता है। अब ये बेकायदा आपका ट्रेनिंग है और लेबासना में जब जाएंगे तो वहां पर तो आप मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत तो यहां पर बहुत बेकायदे कर ली है, ठीक है। तो ये चीज हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब दोस्तों आपके मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रभावशाली उत्तर हम कैसे लिखें। तो आइए अब जानते हैं कि प्रभावशाली उत्तर हम कैसे लिखें, ठीक है। आइए अब जानते हैं प्रभावशाली उत्तर कैसे लिखें। उत्तर कैसे लिखें। ठीक है। अब दोस्तों प्रभावशाली उत्तर लिखने के लिए, जैसे मान लो कि आपका एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों ने किस प्रकार योगदान दिया, विवेचना कीजिए। अभी 2020 में यह प्रश्न आया भी, ठीक है। तो अब प्रश्न पूछ लिया आपका कि समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों ने किस प्रकार योगदान दिया, विवेचना कीजिए। अब दोस्तों हम अभी इस प्रश्न की व्याख्या नहीं करेंगे, अभी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रभावशाली उत्तर कैसे लिखें। अब प्रभावशाली उत्तर को लिखने के लिए आपके पास तथ्य होने चाहिए। तथ्य के अभाव में आप प्रभावशाली उत्तर नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों ने किस प्रकार का योगदान दिया, आपके पास इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी का आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, राइट। अब दोस्तों जब आपके पास तथ्य है तो तथ्य में तार्किकता, अर्थात कि आपने जो चीजें पढ़ा है उन सब चीजों में तार्किकता भी होना अत्यंत आवश्यक है। तार्किकता के अभाव में आप अच्छी उत्तर नहीं लिख सकते। तथ्य भी हो प्लस तार्किकता भी हो, ठीक है। और जब भी लिखें तो दोहराव की स्थिति न उत्पन्न होने पाए, दोहराव न हो, ठीक है। जब भी लिखे, अब जैसे आपने समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों ने किस प्रकार योगदान दिया, विवेचना कीजिए। आपने उसको लिखना स्टार्ट किया। अब जब आपने लिखना स्टार्ट किया तो अब आपके पास तथ्य भी है, तथ्य के साथ आपने लिखना स्टार्ट किया। अब जो भी लिख रहे हैं वो तार्किक है, अतार्किक नहीं है, क्योंकि जो भी लिख रहे हैं उसी प्रश्न से संबंधित लिख रहे हैं। लेकिन जो आप लिख रहे हैं, हर पैराग्राफ आप चेंज कर रहे हैं, उसमें दोहराव की स्थिति नहीं बन रही है। अगर दोहराव की स्थिति बन रही है तब आप सही उत्तर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोहराव से आपको बचना है और जो भी जवाब आपको देना है टू द पॉइंट, मतलब कि आपको इधर से उधर भटकना ही नहीं है। अब आपसे मान लो कि पूछा गया कि
प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं, तो बस आप यस या नो को जवाब दीजिए। जब आपसे पूछे व्याख्या करो तो व्याख्या करो, जब आपसे पूछे विवेचना करो तो विवेचना करो, जब आपसे पूछा जाए आलोचनात्मक तो आलोचना करो। यह नहीं है कि जो आपसे पूछा गया है आपके अंदर जितना अंदर से ज्ञान है कुल ज्ञान उड़ेलना शुरू कर दे रहे हो। तो आपको यही चीज वह जानना चाह रहा है कि तुम कितना तार्किक हो और जो तुमसे पूछा जा रहा है वही कार्य कर रहे हो कि उससे बाहर भी तुम कुछ कार्य करने के लिए बहुत तेजी से लालायित हो। तो अपने अंदर की जो बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, वो चीज आपको बहुत कम करना है, सीमित मात्रा। अपने आप को धैर्यता का परिचय आपको बहुत बड़े तरीके से देना है। आप एक आईएएस अधिकारी को देखते होंगे, कोई भी घटना होती है उस घटना पर वह जवाब देने आता है तो सिर्फ सिंपल से एक दो लाइन बोलता है कि कार्रवाई चल रही है, अभी थोड़ा इंतजार करिए, जैसे ही कुछ आता है हम आपको बताएंगे। वह जब तक स्पष्ट नहीं होता है तब तक नहीं पूरा क्लियर करेगा। लेकिन नेता का काम क्या है? नेता आएगा, लंबा चौड़ा भाषण देगा, लंबा चौड़ा बताएगा कि ये विपक्ष ने ऐसा किया, ऐसा पक्ष ने किया, ऐसा ये है, ऐसा वो है। तो आप एक प्रशासक हैं, तो प्रशासक के अंदर क्या होना चाहिए? तथ्य, जो भी प्रश्न लिखिए वो तथ्यात्मक हो, तार्किक हो, अतार्किक नहीं। अतार्किक बिल्कुल जवाब नहीं देना है। और दूसरी चीज, दोहराव ना हो। फर्स्ट पैराग्राफ लिखे हो तो ये नहीं है कि सेकंड पैराग्राफ में भी फर्स्ट पैराग्राफ की चीजों को आप रिपीट कर रहे हैं, उससे बचना है। और जो जवाब देना है वह आपको टू द पॉइंट देना है, और फिर सतही न हो, है ना, सतही न हो, ठीक है। सतही से आपको बचना है ना। सतही मतलब कि जैसे आप समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध को पढ़ा है। अब समाज शास्त्र सामान्य बोध एक सतही रूप से है, मतलब कि अनुभव पर। अब आपने जैसा सामान्य बोध क्या है? अनुभव पर आधारित। समाज शास्त्र लेकिन व्यवस्थित विषय है, यह मानव समाज का अध्ययन करता है, समाज में उपस्थित अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, राइट। और फिर यह व्यवस्थित विषय इसलिए क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है, और इस विषय वस्तु को अध्ययन के लिए इसकी अपनी पद्धति है, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। लेकिन समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन सामान्य बोध विज्ञान नहीं है, क्योंकि यह लोक ज्ञान, अज्ञानता, इन सब पर आधारित है। अब यह सतही है, लेकिन समाजशास्त्र सतही नहीं है। तो आप जब भी जवाब दोगे एग्जाम में, सतही नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से गहराई हो, जो भी लिख रहे हैं वह तर्कपूर्ण हो, है ना, वह तर्कपूर्ण हो, ताकि जैसे आपके एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, वह एक वृद्ध आदमी होता है और चश्मा यहां तक लग जाते हैं, नाक के नीचे तक। अब वो कॉपी चेक करेगा तो समझ लो कि एक तो बूढ़ा आदमी, दूसरी चीज आंखें कमजोर, तीसरी चीज चश्मा नाक के नीचे लटक गया है। अब आप गलत तरीके से सतही आप लिख नहीं पा रहे हैं, तार्किक भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो आपको बहुत कम नंबर देगा। लेकिन जब इन सब चीजों को रहेगा तो उसको स्पष्ट रहेगा कि नहीं यार ये सब चीजें सही है, इसको नंबर दे दिया जाए। तो सतही ज्ञान से आपको बचना है और इन सब चीजों से। दूसरी चीज कसावट हो, कसावट, जैसे मैं ही पहना हूं, अब मैं शर्ट पहना हूं, थोड़ा एकदम बढ़िया तरीके से फिटिंग शर्ट पहना हूं, है ना, फिट आ रहा है मेरे बॉडी पर, और बाल ओल बढ़िया से एकदम सेट आउट करवाया हूं, और जैसे बियर्ड वर्ड। तो दोस्तों मतलब कि कसावट का यहां पर क्या मतलब है कि जब भी आप लिखो तो उसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वह सेकंड पैराग्राफ को अच्छी तरीके से बता रहा हो कि फर्स्ट पैराग्राफ से आपने चला है, सेकंड पैराग्राफ में आए हैं, फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आपने लिख रहे हैं। तो उन सब को एक दूसरे को क्या कर रहा है? समायोजित करता हो। ये नहीं कि फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है अमेरिका और सेकंड पैराग्राफ बता रहा है ब्रिटेन, है ना। तो मतलब कि जो भी आपको लिखना है उसका एक अच्छा समायोजन होना चाहिए, हर एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता हो, तब जाकर आप बहुत अच्छे तरीके से कसावट भरा प्रश्न आप लिखने में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, जो आप लिख रहे हो वह आकर्षक हो एवं रोचक हो, आकर्षक भरा हो,
एवं रोचक हो। आपकी सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए, राइट, सुंदर आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा लिखो कि जो लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। जैसे मैं ही लिखा हूं तो हाँ ये स्पष्ट है कि दिख रहा है कि हाँ ये त, आ का मात्रा, ये सब चीजें तार्किकता लिखा हुआ है। ये नहीं कि वह पढ़ने आया है तार्किकता तो लिख रहा है तुर्किता, तो उसका अर्थ मीनिंग जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये जो बहुत लोग कहते हैं कि भाषा बहुत कठिन होनी चाहिए, आपको हिंदी का बड़ा कमांड होनी चाहिए, आप हिंदी के शब्दार्थ को अच्छे तरीके से समझिए, लेकिन जो भी लिखे एकदम व्यवहारिक शब्दों में। भाषा सरल हो, भाषा सरल होनी चाहिए, बहुत कठिन भाषा आपको नहीं लिखना है, भाषा सरल हो, लेकिन जो भाषा सरल हो किंतु प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली है, मस्त है, आपको नंबर मिलेगा ही। तो एक प्रभावशाली उत्तर लिखते वक्त आपको इन इन चीजों को बेकायदे से ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब दोस्तों आप लोगों से मैं ये चर्चा करूंगा कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से आपके बीच में क्या चुनौती आती है, क्योंकि मैं भी उस चुनौती को फेस किया हूं, तो आप भी उस चुनौती को फेस करेंगे। तो अब हम आपके मनोविज्ञान में जा रहे हैं, अब आपके मन मस्तिष्क में मैं जा रहा हूं, और आप भी बताना कि क्या हम इस परेशानी से गुजरे हैं कि नहीं, आप भी बताना, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं। तो प्रभावशाली उत्तर लिखते वक्त जो आपके उत्तर लिखते समय जो आपके अंदर मनोवैज्ञानिक चुनौती आ रही है, अब हम उस पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। उत्तर लिखते समय मनोवैज्ञानिक चुनौती, मनोवैज्ञानिक चुनौती, ठीक है। अब आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, जब आप उत्तर लिखते हैं तो क्या आपके अंदर मनोवैज्ञानिक चुनौतियां आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहली चुनौती यह आती है कि पहली चीज तो हमारा चैप्टर पर ध्यान ज्यादा जाता है लेकिन अंश पर बहुत कम जाता है। क्या? चैप्टर पर ध्यान जाना अंश पर नहीं, राइट। अब जैसे आपसे पूछ लिया गया प्रश्न कि समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों ने किस प्रकार योगदान दिया, अब आपका तुरंत चैप्टर पे ध्यान गया समाजशास्त्र की विद्या शाखा। अब ये अंश पर नहीं जा रहा है कि प्रश्न पूछा क्या गया है, समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्ति पूछा गया है, तो आपको बौद्धिक शक्ति बतानी है। जो तमाम प्रकार के थिंकर उस वक्त उत्पन्न हो रहे थे उन्होंने कौन कौन सी विचारधारा दी जिसके कारण कि समाजशास्त्र के उद्भव को एक मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों चैप्टर पर ध्यान जाना ये बहुत खतरनाक होता है। हमें चैप्टर पर ध्यान जाए लेकिन अंश पर जो प्रश्न है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमको पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा गया है और हमें उसका जवाब देना है, न कि चैप्टर से संबंधित जितना हमारे पास ज्ञान है हम उन ज्ञान को ले दें। हमको इनसे बचना है। तो पहली चीज चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। यह आप लोगों के साथ भी घटता होगा, मेरे साथ भी एक समय घटता था। अब इस कारण जब चैप्टर पर आपका ध्यान जाता है तो जो आता है हम वह लिख देते हैं, जो आता है वह लिख देते हैं, और जो पूछा गया है वह बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। जो
पूछा गया है वह नहीं लिखते। अब दोस्तों जब हमारा चैप्टर पर ध्यान जाएगा तो चैप्टर संबंधी मेरे पास जो ज्ञान होगा हम वह जो आता रहेगा हम वह लिख देंगे। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो यार कुछ तो लिख दो, नंबर तो मिल जाएगा। तो ये आपकी भूल है कि आपको नंबर मिल जाएगा। ये कोई बीए का एग्जाम नहीं है, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया का सबसे टफ एग्जाम है, सबसे कठिन एग्जाम है और पूरे ऑल वर्ल्ड में दूसरे नंबर का सबसे कठिन एग्जाम में आप बैठ रहे हैं। तो ये मामूली एग्जाम नहीं है, ये आप भूल जाइए। तो जो आप सोच रहे हो कि नंबर मिल जाएगा तो ये आपकी भूल है, और आप इसी भूल में रहना चाहते हैं तो बिल्कुल रहिए, और निकलना चाहते तो आप मेरे साथ रहिए। तो चैप्टर पर ध्यान जाना, अंश पर नहीं। तो हमें चैप्टर के ध्यान से बचना है। जो आता है वह लिख देते हैं, जो पूछा गया वह नहीं लिखते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, राइट दोस्तों। तो उत्तर लिखते समय फर्स्ट चुनौती आपके साथ ये, सेकंड चुनौती ये आता है, और एक तीसरी चुनौती आती, प्रश्न के शेड्यूल को पकड़ने में हम असक्षम जाते हैं। प्रश्न के शेड्यूल को, जो प्रश्न के सेट्स हैं, न पकड़ पाना। राइट, प्रश्न के सेट्स को, आपको प्रश्न के सेट्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे थे तो प्रश्न के सेट्स को पकड़ने में हम भी असक्षम दिखाई देते थे। लेकिन लगातार लिखने की जो एक आपके अंदर तीव्रता है वो लगातार अगर आएगा तो प्रश्न के सेट्स को आप भी पकड़ पाएंगे। अच्छा, उत्तर लिखते समय एक और चुनौती आती है, पूर्वाग्रह। अब मान लो कि कुछ लोग बीए, एसएससी, रेलवे, तमाम प्रकार के एग्जाम में भी बैठते हैं। तो अब उनसे संबंधित जो पूर्वाग्रह है वह पूर्वाग्रह आप अपने अंदर रखे रहोगे तो यह भी बड़ी समस्या है। अब आप ग्रेजुएशन के दौरान पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, आप ज्योग्राफी, तमाम प्रकार के सब्जेक्ट लोग रखते हैं, आप भी रखे होंगे। अब वहां पर उत्तर लेखन की प्रकृति जो थी आपकी अलग थी, वहां पर आप अलग रूप में लिखते थे। यहां पर उत्तर लेखन की प्रकृति आपकी बहुत डिफरेंस है। वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा लेकिन यहां पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो वो पूर्वाग्रह से आपको निकलना है कि जैसे वहां लिखते थे वैसे यहां पर लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये आपकी भूल है, तो इस पूर्वाग्रह से बचिए। अच्छा, शब्दों की सीमा, आप लिखते वक्त बड़े भावुक हो जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ भी न छोड़ा जाए, कुछ भी न छोड़ा जाए। जब आप लिखते हैं ना बड़े भावुक हो जाते हैं। जैसे माँ बेटे के प्रति बड़ी भावुक हो जाती है तो पूरा प्यार देने लगती है, तो वैसे आप सोचते हैं कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न की आप उस प्रश्न को जीने लगते हैं। तो उस प्रश्न को जब जीने लगते हैं तो शब्दों की सीमा भूल जाते हैं। सोचते हैं कि अगर महात्मा गांधी को लिखे हैं तो अंबेडकर साहब को क्यों छोड़े, भगत सिंह को क्यों छोड़े, चंद्रशेखर आजाद को भी तो ले लिया जाए। अरे बटुकेश्वर दत्त भी तो थे, अरे चंद्रशेखर आजाद तो थे ही, तो उनके साथ साथ थोड़ा सुभाष चंद्र बोस की भी चर्चा कर दिया जाए। तो ये आपकी भूल है, जो पूछा जाए बस उतना जवाब। भावनाएं बहुत खतरनाक होती है। भावुक इंसान, जैसे मैं ही थोड़ा भावुक इंसान हूं तो कई जगह हमको नुकसान उठानी पड़ती है। तो आप भावुक ना होइए, भावुक होना बहुत खतरनाक चीज है। समय का दबाव, समय का दबाव, आपके पास समय का भी दबाव रहता है। तो उस दबाव को आप कैसे उस दबाव को बड़े अच्छे तरीके से अगर आप समझ गए तो आप इस एग्जाम को निकाल लेंगे। लेकिन उत्तर लिखते समय मनोवैज्ञानिक चुनौती में आपको इन चुनौती आपके अंदर आती है।
चैप्टर पर आपका ध्यान जाता है, अंश पर जाने से बहुत लेट में जाते हैं। जब लगातार अभ्यास करेंगे तो आने लगेगा। जब चैप्टर पर ध्यान जाएगा तो जो आता है वह लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो पूछा गया है उससे हम काफी दूर हो जाते हैं। प्रश्न के सेट्स को न पकड़ पाना, पूर्वाग्रह, शब्दों की सीमा और समय का दबाव। अब देखिए, अब आप इन सब चीजों को कैसे अच्छे करेंगे, तो प्रश्न की समझ अब आप कैसे अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए। प्रश्न की समझ, राइट। तो पहली चीज तो आपको अध्याय के अंश को पकड़िए। अध्याय के अंश को पकड़े। अब दोस्तों, आप जैसे पूछा गया समाजशास्त्र का उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। तो आपको पता चल रहा है कि समाजशास्त्र विद्या शाखा के आपके फर्स्ट टॉपिक यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र के आविर्भाव से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन उसमें आपके कई अंश है ना, तो कई अंश है। तो अब आप अध्याय के साथ साथ उसके अंश को पकड़ लें। बौद्धिक शक्ति, हमको जवाब बौद्धिक शक्ति पर देना है ना, हमको ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों पर नहीं देना है, हमको बौद्धिक शक्ति पर देना है। तो उसका जवाब आप देना स्टार्ट कर देंगे। तो फर्स्ट आपके सामने ये चीजें हैं, तो ये चीजें अब आप समझिए। अब सेकंड आपके बीच में क्या आता है, राइट। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, अंश के सेट्स को समझिए। अंश के सेट्स को समझे और साथ में कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स दोस्तों, एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय आपके शब्द में कुछ कीवर्ड देखना चाहेगा, तो उसको आप ध्यान दीजिए। अब जैसे समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का योगदान, तो कीवर्ड आपका क्या हुआ, बौद्धिक शक्ति, है ना। तो ये कीवर्ड आप पकड़ लिए, तो उस कीवर्ड्स के सहारे आप अंश के सेट्स को भी समझ लिए, क्योंकि अंश को आपने पकड़ा, उसके सेट्स को भी समझ लिया और कीवर्ड को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब कीवर्ड में जैसे बौद्धिक शक्ति, तो बौद्धिक शक्ति में आपको हॉब्स, लॉक, रूसो, डार्विन, मैकियावेली, इन सब के जो थॉट है उन सब चीजों की चर्चा करनी है, राइट। तो अब आपने कीवर्ड्स पर ध्यान दिया है, इस कारण आपने एक सही दिशा पकड़ ली है। और दोस्तों, प्रश्न को खंड में बांटने की कोशिश करिए। खंड, है ना, प्रश्न को खंड में बांटने की कोशिश करिए। अर्थात कि हर एक प्रश्न, अभी मैं एक दो प्रश्न पर चर्चा करूंगा और बेकायदे आपको बताऊंगा। तो खंड में बांटने की कला जो है आपको इस एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से आगे लेके जाएगा। तो अब दोस्तों, आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमें क्या क्या कैसे करना है। अब दोस्तों, हम आते हैं अपने जो लेक्चर है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लिखता हूं और आप लोग देखते चलिए, ठीक है। अब दोस्तों, आपके यूनिट फर्स्ट समाज शास्त्र फर्स्ट पेपर, समाज शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर, ठीक है। तो समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर में दोस्तों, आपका जो सिलेबस है, यूरोप में सिलेबस में आपको दिया है समाजशास्त्र की विद्या शाखा,
समाज शास्त्र की विद्या शाखा। ये यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। क्या है? यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट। क्या दिया है यूनिट फर्स्ट में? समाज शास्त्र की विद्या शाखा। अब इसमें दोस्तों समाज शास्त्र की विद्या शाखा में जो टॉपिक दी गई है वो टॉपिक दी गई है फर्स्ट में, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाज शास्त्र का आविर्भाव। फिर दूसरा टॉपिक दिया है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र एवं सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए, एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना। तीसरा दिया है समाज शास्त्र एवं सामान्य बोध। हर साल दोस्तों इस समाज शास्त्र की विद्या शाखा से जो आपके प्रश्न देखने को मिले हैं, हर साल आप प्रत्येक वर्ष पेपर उठा के देखिए, प्रत्येक वर्ष समाज शास्त्र विद्या शाखा से आपको एक या दो प्रश्न, 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष। और दोस्तों समाज शास्त्र में जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड भी होते हैं। थोड़ा बहुत प्रश्न के प्रारूप परिवर्तित हो जाएंगे लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीटेड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। हमारा जो ये लेक्चर है, जो ये प्रोग्राम है, वो आपको प्रत्येक यूनिट से, अब जैसे मैं पहले आपको उत्तर लेखन यूनिट फर्स्ट से कराऊंगा। यूनिट फर्स्ट में 2010 से जो भी 2020 तक प्रश्न पूछे गए हैं उस पर बेकायदे आप लोगों से चर्चा करूंगा। कैसे आप जो प्रश्न है उसको अंश को पकड़ें, कैसे सेट्स को समझें, कैसे कीवर्ड्स को पकड़ें, और फिर उसके बाद प्रश्न को कैसे खंड में बांटे, इन सब पे चर्चा करूंगा। और फिर तथ्य को कैसे आप करें, तार्किकता कैसे आपके अंदर आए, दोहराव से आप कैसे बचेंगे, कसावट कैसे ले आएंगे, भाषा कैसे सरल करेंगे, इन सब पर आपसे बेकायदा चर्चा करूंगा, विमर्श करूंगा और फिर अच्छे से तैयारी करेंगे आप भी। राइट, तो चलिए अब आप लोगों से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं। अब जैसे दोस्तों 2020 में पूछा गया समाजशास्त्र के उद्गम में बौद्धिक शक्तियों का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। आपका यहां से प्रश्न पूछा गया। मैं अभी सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगा, ठीक है, फिर आपसे एक एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट प्रश्न आपका क्या था? समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का क्या योगदान था, विवेचना कीजिए। यह प्रश्न आपका यहां से था। ठीक है, 2020 का प्रश्न है। ठीक है, 2020 में पूछा गया। फिर 2019 में आप लोगों से जो प्रश्न पूछा, एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के आविर्भाव के ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों
की विवेचना कीजिए। ये 2019 में आपसे प्रश्न पूछा गया। अब दोस्तों ये भी आपका यहीं से प्रश्न था, ये भी आपका यहीं से प्रश्न था, राइट। तो दोस्तों ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों मतलब कि जो आपके इतिहास में क्या हुआ था उनसे संबंधित, समाजशास्त्र के उद्भव कैसे हुए उनसे संबंधित प्रश्न था, जैसे आपके पुनर्जागरण, फ्रांसीसी क्रांति और आपके औद्योगिक क्रांति। तो आपका यही से प्रश्न था। फिर दोस्तों आपसे 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था, समाज शास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है, आप इसको सामान्य बुद्ध से किस प्रकार विभेदित करेंगे। अब ये 2018 में प्रश्न पूछा गया और इसको इससे लिंक करके पूछा गया, राइट। अब यूपीएससी में आपको यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न होते हैं वो एक यूनिट के एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से भी इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है, और या यूनिट फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो या सेकंड पेपर के भी यूनिट से जोड़कर भी पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो आपका यह भी प्रश्न जो 2018 में पूछा गया वो फर्स्ट और थर्ड दोनों को मिलाकर पूछा गया। अब दोस्तों 2017 में दो प्रश्न इस यूनिट से आए, जिसमें समाजशास्त्र विषय का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ बदलते हुए समीकरण पर चर्चा करिए। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया और ये आपका अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो तुलना है समाजशास्त्र का वहां से आया। जैसे समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र का राजनीति शास्त्र से, समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र का नृविज्ञान से, समाजशास्त्र का आपका मनोविज्ञान से, समाजशास्त्र का मानवशास्त्र से, तो बदलते हुए समीकरण, राइट। तो यह भी 2017 का प्रश्न आपका देख लीजिए, सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं है। मैं जो अपने समाजशास्त्र कोर्स में आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं ऐसे ही चर्चा कर रहा हूं, तो देख लीजिए आप यहां पे समझिए कि यूपीएससी का समाज शास्त्र में जितने भी प्रश्न आए हैं वो आपको यूनिट से बाहर नहीं मिलेंगे, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों समझिए, इस विज्ञान को अच्छे से समझिए। अब दोस्तों 2017 में एक प्रश्न और पूछा गया, समाज शास्त्र में व्याख्यात्मक परिप्रेक्ष्य के मुख्य सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। यह भी प्रश्न आपका यहां से है, समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र से, ठीक है। 2017 में प्रश्न पूछा गया, दो प्रश्न आया 2017 में। अब 2016 में एक प्रश्न पूछा गया कि क्या समाज शास्त्र सामान्य बुद्धि है, अपने तर्क के समर्थन में कारण बताइए। 2016 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया और यह प्रश्न था समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध से। देखिए सब आपके सामने है। अब दोस्तों फिर आपका 2013 में प्रश्न 2015 में प्रश्न पूछा गया, प्रबोधन ने समाजशास्त्र के उद्भव में किस प्रकार योगदान किया था। तो आपका ये जो यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन हो रहा था उसमें पुनर्जागरण को ही प्रबोधन का काल कहते हैं। तो प्रबोधन या पुनर्जागरण और आपका फ्रांसीसी क्रांति, आपका औद्योगिक क्रांति ने समाजशास्त्र के उद्भव में अपना योगदान दिया। तो दोस्तों आपका यह जो प्रश्न 2015 में पूछा गया, प्रबोधन ने समाज शास्त्र के उद्भव में किस प्रकार का योगदान दिया, वह भी आपका यहां से प्रश्न पूछा गया, राइट। सभी लोग समझिए। अब 2014 में एक प्रश्न पूछा गया, मानव क्रियाओं का समाजशास्त्री उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम से किस प्रकार भिन्न है। तो समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है जिसके माध्यम से हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, मानव समाज का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका समाज शास्त्र यहां प्रश्न पूछा गया कि मानव क्रियाओं का समाजशास्त्री उपागम, अर्थात कि इसका एक शब्द में कहें तो समाज शास्त्र और फिर मनोवैज्ञानिक उपागम। तो आपको इन्हीं दो का संबंध बताना है। 2014 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया और यह प्रश्न अन्य विज्ञानों, सामाजिक विज्ञानों से तुलना आपको यहां से, मैंने अभी सब पढ़ाया भी हूं, डायरेक्ट देखिए सभी प्रश्न आपको मिल रहे हैं जो मैं पढ़ाया नोट्स से, राइट। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, तो दोस्तों समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक
आपको उपागम मैंने डिटेल में पढ़ा है। 2013 में दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया, समाजशास्त्र का नृ विज्ञान की परस्पर तुलना करते हुए उसको अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यह भी प्रश्न अन्य विज्ञानों से, सामाजिक विज्ञानों से तुलना से है 2013 में। अब दोस्तों 2012 में एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र के आविर्भाव में, अर्थात कि समाजशास्त्र के उद्भव में फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आपका 2012 में प्रश्न पूछा गया और यह भी प्रश्न आपका यहीं से है, राइट। देखिए अब फिर आपका दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम है। देख लीजिए, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम है समाजशास्त्र का उद्भव। डायरेक्ट आपका यूनिट का प्रश्न ही उठाकर रख दिया गया, यूनिट ही आपके सामने 2011 का प्रश्न है। अब दोस्तों 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि इतिहास के बिना समाजशास्त्र मूल्य विहीन है। इतिहास के बिना समाजशास्त्र मूल्यहीन है और समाजशास्त्र के बिना इतिहास फलहीन है। विवेचना कीजिए। और दोस्तों यह जो प्रश्न है 2010 में पूछा गया और यह प्रश्न समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध, अर्थात कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना से आपका यह प्रश्न है, राइट। फिर दोस्तों एक प्रश्न 2008 में यही यूनिट से पूछा गया कि समाजशास्त्र के उदय के यूरोप के आधुनिकीकरण से किस प्रकार से सहसंलग्नता है, और यह भी प्रश्न आपका यहीं से पूछा गया। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझिए, बाकी आगे अभी हम चर्चा करेंगे। और फिर समाजशास्त्र के उद्गम में बौद्धिक स्रोत 2006 में प्रश्न पूछा गया और यह भी यहीं से प्रश्न। तो देखिए यूनिट से बाहर एक भी प्रश्न आपका यूपीएससी ने नहीं पूछा है, यह आपको पता होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों ये अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम आप लोगों से क्या चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम आपसे 2018 में प्रश्न जो पूछा गया था, समाजशास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। समाजशास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है। अब देखिए अन्योन्य क्रियाओं पर आधारित है, आप इसको सामान्य बुद्ध से किस प्रकार विभेदित करते हैं? आप इसको सामान्य बुद्धि से किस प्रकार विभेदित करते हैं? अब दोस्तों यह प्रश्न 2018 में आपसे पूछा गया। अब आपको पता चल गया कि सिलेबस इसमें क्या है। तो समाजशास्त्र की विद्या शाखा में, समाजशास्त्र की विद्या शाखा में सिलेबस तो सिलेबस क्या है? समाजशास्त्र की
विद्या शाखा। राइट दोस्तों, समाजशास्त्र की विद्या शाखा। और उसमें आपके दो टॉपिक है, एक फर्स्ट टॉपिक, एक तीसरा टॉपिक, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव, और लास्ट टॉपिक समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि। अब जैसे मैं आपको अभी उत्तर लेखन में बता रहा था, तो यह चीज आपको बताया था, चैप्टर पर ध्यान तो गया आपका। अब ये नहीं कि चैप्टर पर ध्यान आया तो पूरा ज्ञान उड़ेल देना है, हमको अंश को समझना है। राइट, क्या समझना है? अंश को समझना है, प्रश्न के सेट्स को समझना है, खंड खंड में बांट लेना है। राइट, अब हमको ये चीज सीखना है। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट खंड समाज शास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर, ये आपका फर्स्ट हो चुका है। दूसरी चीज, समाज शास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर, समाज शास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर, और फिर दोनों की परस्पर आश्रितता, कि समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि कैसे एक दूसरे पर आश्रित भी है। तो दोस्तों, इसमें आपको 40% जवाब समाज शास्त्र का। अब देखिए, आपको अब ये चीज पता होना चाहिए, प्रश्न की मांग क्या है। प्रश्न की मांग, अब आप चैप्टर पर ध्यान नहीं दिए हैं, अंश को समझ रहे हैं। राइट, जो मैं अभी आपको बताया था, तो अध्याय के अंश को पकड़ना है, फिर दूसरी चीज आपके अंश के सेट्स को समझ लेना है, तीसरी चीज आपको कीवर्ड्स पर ध्यान देना है, चौथी चीज आपको प्रश्न के खंड में बना लेना है। राइट, तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें हमने खंड में बांटा कि समाज शास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर आधारित है। अब इसको हमको प्रश्न की जो एक शब्दावली है, जैसे इसको 250 शब्दों में जवाब देना है, 250 वर्ड, तो 250 वर्ड का 40% आपको इसको समझा देना है बेकायदे। राइट, अब फिर उसके बाद समाज शास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर पूछ क्या रहा है कि आप इसको सामान्य बुद्धि से किस प्रकार विभेदित करते हैं। जो समाज शास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर है, उस चीज को हम कैसे सामान्य बुद्धि से अलग करेंगे। तो यहां पर समाज शास्त्र एवं जो सामान्य बुद्धि में अंतर है, एवं सामान्य बुद्धि में अंतर, इसको हमें 50% में समझा देना है। लेकिन 50, 40, 90% और 250 वर्ड का 10% हमको दोनों पर आश्रितता को भी समझा देना है। ठीक है, दोनों पर आश्रितता को हम कितने शब्दों में समझाएंगे? 10%। अब दोस्तों, आपने प्रश्न के खंड में बांट लिया, ये आपने 3 पार्ट में आपने बांट लिया कि हमको अब 3 पार्ट में इस प्रश्न की मांग के अनुसार जवाब देना है। अब दोस्तों, समाजशास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर। अब इसमें रेट्स ऑन इंटरेक्शन, इसकी मीनिंग क्या हुई? रेट्स ऑन इंटरेक्शन, अन्योन क्रिया, रेट्स ऑन
इंटरेक्शन। अब यहां पर आपको एक चीज और सीखने को मिल गई कि जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी प्रश्न को पढ़ें, तो प्रश्न के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड को भी आपको ध्यान में रखकर पढ़ना अत्यंत आवश्यक भी है। रेट्स ऑन इंटरेक्शन। अब ये जो रेट्स ऑन इंटरेक्शन के शब्द की मीनिंग क्या है? तो परस्पर प्रभाव डालना, अर्थात कि बातचीत पर टिकी हुई है ना। तो ये जो पूछा गया प्रश्न है कि समाजशास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर आधारित है, अर्थात कि जो समाजशास्त्र का फोकस है, समाज में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके बीच जो अंतर संबंध है उन चीजों को व्याख्या करने पर आधारित है। और फिर प्रश्न पूछा गया कि समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि में किस प्रकार अलगाव है, और फिर उसके बाद दोनों पर आश्रितता। अब प्रश्न को आप स्टार्ट करिए। अब आपको पता चल गया कि 40% हमको जवाब समाजशास्त्र के फोकस बिंदु पे देना है। तो जैसे मैकाइवर एवं पेस, अब आप स्टार्ट कर रहे हैं 40%। अब आप किस पर जवाब देने चल रहे हैं? 40% पर, राइट, स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज शास्त्र जो है सामाजिक अंतर संबंधों का एक जाल है, अर्थात कि मनुष्य समाज में जन्म लेता है एवं मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, और साथ ही नए सदस्यों का आगमन भी होता है, समाज आपका बना का बना रहता है। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाज शास्त्र सामाजिक अंतर संबंधों का एक जाल है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति ही समाज में उपस्थित इन्हीं अन्योन क्रियाओं के अध्ययन के उद्देश्य से ही हुआ। एक थिंकर का आपने छोटे लाइन में जवाब दे दिया। इसको आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूं तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, राइट। तो शॉर्ट में आपने बताया। फिर उसके बाद वेवर और पार्सन्स ने क्या कहा? आपने थोड़ा सा थिंकर को और जवाब दे दिया। तो वेवर पार्सन्स ने कहा सामाजिक क्रियाओं को भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। जो सामाजिक क्रियाएं होती वह समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, और वह भी समाज के सदस्यों के मध्य अर्थपूर्ण अन्योन क्रियाएं ही है। तो आपने इस वेवर और पार्सन्स की भी थिंकर का जवाब दे दिया। फिर एक G.H. मीड है, वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को मानते हैं, जो प्रतीकों के माध्यम से समाज में जो उपस्थित अंतःक्रिया है उसको व्यक्त करते हैं। तो मीड का कहना है कि समाज का अस्तित्व ही समाज में उपस्थित अन्योन क्रियाओं के माध्यम से ही संभव है। और दोस्तों, समाजशास्त्र ने अन्योन क्रियाओं को ही अपना फोकस बिंदु मानकर निरंतर समाज का अध्ययन किया, और इसी के आधार पर वह समाज को स्टडी करता रहा। तो दोस्तों, अब आपने थोड़ा सा थिंकर का जवाब दिया। अब फिर उसके बाद चूंकि समाज शास्त्र के प्रारंभिक समाजशास्त्री जो थे वो कौन थे? प्रत्यक्षवादी थे। और प्रत्यक्षवादी जो है समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, अर्थात कि जब तक तथ्य को स्पष्ट न किया जाए अनुसंधान के माध्यम से, तब तक उन तथ्यों को वो स्वीकार नहीं करते थे। तो समाजशास्त्र के जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे वो प्रत्यक्षवादी थे, और वह समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया। इस संदर्भ में उन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य बुद्धि से अलग करने का प्रयास किया कि समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि से समाजशास्त्र बहुत आगे है, और समाजशास्त्र को सामान्य बुद्धि से निरंतर दूर करने का प्रयास ये प्रत्यक्षवादी लगातार करते रहे। अब आप 40% का जवाब दे दिए। दोस्तों, अब आप सेकंड पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। अब आपने यहां पे दोहराव नहीं किया है, कसावट है, और आप अच्छे लय में भी चल रहे हैं। आपने लय को मिला दिया है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि फोकस बिंदु अन्योन क्रियाओं पर आधारित है, अब आपने उस लय को आगे लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों, और उसी के साथ प्रत्यक्षवादी को बताते ही कि उन्होंने सामान्य बुद्धि को अलग किया, अब आप दूसरे स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस दूसरे स्टेज में आप कैसे चर्चा करेंगे?
तो दोस्तों यहां समाजशास्त्र को सामान्य बुद्धि से अंतर को अब बताना है। अब जैसे समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, यह मानव समाज का अध्ययन करता है, यह समाज में उपस्थित अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। यह व्यवस्थित विषय क्यों है? क्योंकि इसकी अपनी विषय वस्तु है और इस विषय वस्तु के अध्ययन के उद्देश्य से इसकी अपनी पद्धति है, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली। इस प्रकार समाजशास्त्र अपने आप को विज्ञान होने का दावा प्रस्तुत कर सकती है,